अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का निकाला था, जिंक का कैलकुलेट किया था। आज हम एक और एलिमेंट यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसा हमने कल जिंक के लिए बनाया था। तो मैं थोड़ा सा पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा दूं। अब चूंकि बात हो रही है बेटा कॉपर की ना, तो हमने इलेक्ट्रोड लेना है कॉपर एक तरफ, दूसरी तरफ हमने क्या लेना है, दूसरी तरफ हमने लेना है शी। याद रखना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पीटी लिखा हुआ है, हमें पता है कि वो प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर ही बेसिकली हम जो है वो कोई भी चीज मतलब दूसरों हम प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर ही हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है ना, तो वो इस वजह से प्लेटिनम वहां लिखा हुआ है। तो खैर, तो ये प्लेटिनम आ गया। अच्छा, अब आगे देखिए। तो अच्छा, अब यहाँ पर हमने कॉपर लिया, जो जिस बीकर में हमने कॉपर की प्लेट को लगाया है बेटा, वहां पर हमने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4। और जहां पर हाइड्रोजन लगा है वहां हमने H2SO4 ले लिया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हम ये देखते हैं कि कल के केस में क्या हुआ था। कल कॉपर में जिंक में से इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुए थे किस तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। यहां पर ना केस उल्टा होगा। प्लैटिनम में जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और हाइड्रोजन के आइंस बनकर सॉल्यूशन में आएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे वो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल सर्किट वो ट्रेवल करके पहुंचेंगे कॉपर की प्लेट पर। और कॉपर फिर उन दो इलेक्ट्रॉन्स को, जो कॉपर के आइंस इस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे, कॉपर जाएगा और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। देखो, हाइड्रोजन का न्यूट्रल एटम अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। हाइड्रोजन के दो एटम्स अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, टोटल हो गए दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन के आइंस बन गए और ये दोनों आइंस आ गए सॉल्यूशन में। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल सर्किट ट्रेवल करके पहुंचे कहां पर, कॉपर पर। कॉपर ने उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और कॉपर का आयन जो सॉल्यूशन में था वो आयन गया इलेक्ट्रोड पर, उसने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल सर्किट के जरिए घूम रहे थे तो ये गुजरे कहां से, ये गुजरे वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर ने रीडिंग शो करी 0.34। याद रहे कल आई थी रीडिंग जिंक में 0.76, अब आज आ रही है रीडिंग 0.34। अच्छा सर, ये 0.34 रीडिंग किसकी है? बेटा ये 0.34 रीडिंग कॉपर की है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू तो हमने कंसीडर की हुई है ना, जीरो। हाइड्रोजन तो जीरो है, तो ये वैल्यू दरअसल किसकी है, 0.34 कॉपर की वैल्यू है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कॉपर की ऑक्सीडेशन की वैल्यू है या कॉपर के रिडक्शन की वैल्यू है? तो जरा अब मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये कॉपर की ऑक्सीडेशन की वैल्यू है या रिडक्शन की वैल्यू है 0.34? कोई बता सकता है? सर ऑक्सीडेशन की वैल्यू। ये ऑक्सीडेशन नहीं बेटा, रिडक्शन की वैल्यू है। क्यों? सर देखो, हाँ बोलो बोलो। सर आप बता दो पहले क्या बोल देखो, बात यह है कि रहे इलेक्ट्रॉन रिलीज गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, सिंपली ये देखो ना यार। कल जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था तो वो उसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू थी। अब आज कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा बल्कि जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये कॉपर की 0.34 जो वैल्यू है ना बेटा पॉजिटिव, ये रिडक्शन वैल्यू है। तो ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या होगी, वैल्यू यही होगी, बस उसके आगे माइनस लगा हुआ होगा। अब कंपेयर कर लें कि मिसाल के तौर पे सर हम एक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, उसमें जिंक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लिया और एक तरफ कॉपर और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लिया। तो अब इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन लूज करेगा? तो भाई जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। इधर हाइड्रोजन लॉस करेगा, कॉपर गेन करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन का, क्योंकि लॉस कर रहा है। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो आएगा रिडक्शन का, क्योंकि गेन कर रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन की हो या रिडक्शन की, जिसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटा वो प्रोसेस आसानी से हो जाएगा, जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो प्रोसेस मुश्किल से होगा। बात समझ में आई? जी सर।
अच्छा, अब आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, साइंटिस्ट ने एक टेबल बनाया और उसमें तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को उन्होंने रख दिया। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया? इसमें सेंटर पॉइंट पर, ये जो सेंटर प्लेस देख रहे हो, देखो सेंटर प्लेस किसकी है? ये सेंटर प्लेस हाइड्रोजन की है। ये रही सेंटर प्लेस किसकी? ये हाइड्रोजन की सेंटर प्लेस है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। अच्छा, दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब यह है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने से क्या मुराद है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करने से मुराद यह है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। फर्क समझ में आ रहा है बेटा दोनों का? जी सर। अच्छा, अब देखो, इस सीरीज में जितना ऊपर जाते जाओगे ना, उतना रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग हो जाएगा, और इस सीरीज में जितना नीचे आते जाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं, कोई वोल्टेज सेल बनाते हैं, उसमें दो बीकर लेते हैं ना। अब एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड लगाना है और एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड लगाना है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूंगा, उन मिसालों से आपको मुझे जवाब देना है। देखो, एक इलेक्ट्रोड मैंने बनाया आयरन का और एक इलेक्ट्रोड बनाया मैंने कॉपर का। ठीक है, इधर एक आयरन बनाया और एक बनाया कॉपर। अब मुझे बताओ, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आयरन और कॉपर में से? कॉपर गेन करेगा और आयरन लॉस करेगा। कॉपर गेन करेगा और आयरन लॉस करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा ऊपर की तरफ आते हो, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत उतनी बढ़ती है, और जितना नीचे की तरफ जाते हो, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत उतनी बढ़ती है। तो अब चूंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर है और एक हाइड्रोजन के नीचे है, तो जो ऊपर होगा वो लॉस करेगा, जो नीचे होगा वो गेन करेगा। सिंपल। अच्छा, एक बात अब मैं पूछूं, अगर मिसाल के तौर पे एक मेरे पास इलेक्ट्रोड है निकेल का और एक इलेक्ट्रोड है मेरे पास टिन का। अब बताओ कौन लॉस करेगा, कौन गेन करेगा? ये रहा निकेल और ये रहा टिन। सर दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है अब। हाँ, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स तो हैं, लेकिन ये चीज देखो ना कि एक ऊपर एक नीचे है। सर निकल फिर कर देगा, गेन लॉस कर देगा, और बिल्कुल एसएन ऐसा जो ही है। है। निकेल लॉस करेगा और टिन जो है वो गेन करेगा। बेटा सिंपल इतना याद रखो, जो ऊपर की जानिब होगा वो लॉस करेगा, जो नीचे की जानिब होगा वो गेन करेगा। अब चाहे दोनों ऊपर, दोनों आप हाइड्रोजन से ऊपर वाले ले लो या दोनों आप हाइड्रोजन के नीचे वाले ले लो। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ आयरन और सिल्वर है, अब मैंने इनका इलेक्ट्रोड लगाया, तो अब आयरन लॉस करेगा या सिल्वर लॉस करेगा? तो आयरन लॉस करेगा, ऊपर की तरफ वो है, और सिल्वर गेन करेगा, नीचे की तरफ वो है। समझ गए बेटा? जी सर। ओके, तो बेटा इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं बहुत सारा, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से बहुत सारे पॉइंट्स पता चल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसके ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि डाउन द सीरीज क्या होगा, ठीक है, अलोंग द पोटेंशियल क्या होगा, मतलब मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं। तो
यहाँ पे ना मैं भी जब ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ये फाइल दे दूंगा। ये एमसीक्यूज पॉइंट्स के लिए बड़ा अहम होगा। इसमें बस यही बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप ऊपर की तरफ होगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ लिखो होगे तो क्या होगा, पर ये सारी बातें लिखी हैं। कुछ हो या नहीं हो, कम से कम ये वाले जो चार्ट है इसको याद कर लेना और इसको इसको याद कर लेना, तो एमसीक्यूज में जरा आसानी हो जाएगी। कोई सवाल मजीद या आगे चलूं बेटा? नो सर। अच्छा जी, अब आ जाइए बेटा ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? अपेरेंट चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर एक अपेरेंट चार्ज मौजूद होता है, एक चार्ज मौजूद है। तो उस चार्ज की जो वैल्यू है, ठीक है, उस चार्ज की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो इसमें सोडियम पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम? इट इज +1। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन? इट इज -1। तो जो भी चार्ज की वैल्यू है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। मेरे ख्याल से ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, तो बात क्लियर होगी। जी सर। अच्छा, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं वो कंपाउंड कंप्लीटली आयोनिक है। ठीक है, वो कंपाउंड कोवेलेंट नहीं है। वो कंपाउंड मतलब हमारे पास तो 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, या फिर तीसरा होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। हम जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयोनिक की। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारे मतलब सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, नहीं, हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी आयोनिक मान लेते हैं। जैसे HCl है। अब HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो पार्शियल चार्ज तो इस वजह से ना, बिकॉज दे आर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉट आयोनिक कंपाउंड। लेकिन हम जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे होते हैं तो हम हाइड्रोजन को पूरा पूरा पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लोरीन को पूरा पूरा नेगेटिव ले लेते हैं। अब पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव लेने का मतलब है कि मैंने कंपाउंड को आयोनिक कंसीडर किया है, कोवेलेंट नहीं। क्योंकि कोवेलेंट कंसीडर करता तो मैं पार्शियल चार्ज लगाता। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आगे चलते हैं। अब कुछ कंसिडरेशंस हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से हमें याद रखनी है, क्योंकि पेपर में अक्सर हमारे पास सवाल आ जाता है जिसमें हमसे कहते हैं, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देते हैं और उसमें कहते हैं कि यार आप इस कंपाउंड में ये एक एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दें। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना भी चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाएगा, तो वो मैं भी आप लोगों को सिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी फ्री एलिमेंट इज 0। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है। फ्री एलिमेंट मतलब एटम है, न्यूट्रल एटम, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है जब तक वो कंपाउंड ना बना ले। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जब तक एलिमेंट की फॉर्म में कोई चीज मौजूद है, कंपाउंड नहीं बना हुआ है, तब तक जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखने की बात है कि किसी भी कंपाउंड में कोई कंपाउंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। क्या मतलब? जैसे NaCl हम लिखते हैं तो कभी NaCl के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसमें Na +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, तो +1 -1 कैंसिल हो गया। इसीलिए इसी तरह CaCl2 लिखते हैं तो कैल्शियम +2 होता है, 2 क्लोरीन -2 बन जाते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाता है। तो ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो दूसरे पॉइंट में यही कह रहे हैं कि कोई भी जो
कंपाउंड होता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसमें ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल वो जीरो होता है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव शामिल होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, अब आ जाते हैं मेन बात पे। एक पॉलीएटॉमिक आयन किसे कहते हैं बेटा? एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो। जैसे हम लिखते हैं सिर्फ Cl नेगेटिव या Na पॉजिटिव, तो ये पॉलीएटॉमिक नहीं है, ये मोनोएटॉमिक है, क्योंकि एक ही एटम है जो आयन बना हुआ है। लेकिन अगर हम लिखते हैं SO4 नेगेटिव 2, तो ये पॉलीएटॉमिक है। हम लिखते हैं CO3 नेगेटिव 2, हम लिखते हैं OH नेगेटिव, तो ये सब के सब पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि एक तो आयन्स है। आयन किसे कहते हैं? जिसके ऊपर चार्ज हो, सिंपल सी बात है, जिसपे चार्ज होगा वो आयन है। तो अब इनमें अगर इन आयन पर में अगर एक से ज्यादा एटम्स शामिल हैं तो दे आर रेफर एज पॉलीएटॉमिक आयन्स। क्लियर? जी सर। अब जैसे यहां पर एग्जांपल है, तो पॉलीएटॉमिक आयन जो भी होता है ना, उसमें दोनों एटम्स के चार्जेस उस ओवरऑल चार्ज के बराबर होते हैं। मतलब जैसे SO4 की एग्जांपल लो, अब SO4 पर क्या चार्ज होता है? -2 होता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन के जो टोटल चार्ज होगा ना, वो हमेशा -2 के बराबर होगा। अब एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 ऑक्सीजन पे -8 हो जाएगा। तो इसका मतलब सल्फर पे कितना चार्ज होना चाहिए? सल्फर पे +6 चार्ज होना चाहिए। तभी तो ये दोनों, जब आप इनको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये -2 बनेंगे, वरना नहीं बन सकेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, अब ये 3 बातें याद रखने की हैं। देखिए, किसी भी मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन मिलता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, याद रखना है हमेशा। जैसे NaH, सॉरी, -1 होता है। अगर किसी मेटल के साथ मिलता है तो -1 होता है, और किसी नॉन मेटल के साथ मिलता है तो +1 होता है। या CaH2, इनमें दोनों में हाइड्रोजन -1 है। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ मिले, जैसे कि क्लोरीन के साथ HCl, या फ्लोरीन के साथ HF, तो इसमें हाइड्रोजन पर चार्ज -1 होता है। अब ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है वो होती है -2, यानी एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है अगर वो नॉर्मल ऑक्सीजन है। अगर वो पर ऑक्सीडिक ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर चार्ज -1 होता है। लेकिन वो आप कंसिडर ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि ऑक्सीजन पर चार्ज -2 होता है। ठीक है? ये 2 पॉइंट्स रहेंगे याद। जी सर। अच्छा, अब तीसरा और अब आखिरी पॉइंट क्या है? जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उन पर चार्ज +1 होता है सब पर, ग्रुप 2 पर +2, ग्रुप 3 पर +3। अब कौन से एलिमेंट्स हैं ये, जरा इनको हम देख लेते हैं। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये ग्रुप 1। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 3 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इन ये एलिमेंट्स जिस भी कंपाउंड में होंगे उस कंपाउंड में इन एलिमेंट पे चार्ज +1 होगा। ये एलिमेंट जिस भी कंपाउंड में होंगे उन एलिमेंट में इसके ऊपर चार्ज +2 होगा। ये एलिमेंट जिस भी कंपाउंड में होंगे उस कंपाउंड में इनके ऊपर चार्ज +3 होगा। क्लियर? जी सर। कोई सवाल बेटा? नो सर। अच्छा, मोविज गे लोज़ैक लॉ आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, लेकिन शायद वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा सिस्टम जो है वो आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। गे लुजैक लॉ आप बेहतर है कि इंटरनेट पे सर्च कर लो, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल लॉ नहीं है। लेकिन रिलेट जो है ना, ये चैप्टर 2 से करता है। ठीक है? मतलब जो चैप्टर 2 में वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशंस का लॉ है ना, वैसा ही है।
कोई सवाल बेटा मजीद और किसी को? आई गेस नहीं। चले फिर बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।